गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। चीन की मेज़बानी में ब्रिक्स देशों का 14वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन, जिस असामान्य कूटनीतिक रस्साकसी का गवाह बना, वह अप्रत्याशित नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इन सब के बावजूद यह संतुलित, व्यावहारिक और सकारात्मक नज़रिया कायम रखते हुए संपन्न हुआ। यूक्रेन पर रूसी हमले की घटना के बाद यह ब्रिक्स देशों की पहली शिखर बैठक थी। साथ ही यह बैठक ऐसी पृष्ठभूमि में हो रही थी जब इसके दो सदस्य देशों भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बैठक को लेकर भी चीन की दिलचस्पी इस बात में थी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेइचिंग जाकर इस बैठक में शामिल हों, मगर दोनों देशों के संबंधों में जारी तनाव के मद्देनज़र यह संभव नहीं हुआ। बहरहाल, बैठक में जहां रूस ने ब्रिक्स मंच पर उसके खिलाफ लगाए जा रहे प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया, वहीं चीन ने उस मुद्दे पर रूस के सुर में सुर मिलाते हुए उसमें शीत युद्ध मानसिकता और ब्लॉक कन्फ्रंटेशन की प्रवृत्ति को भी जोड़ दिया। ध्यान रहे, चीन और भारत उन कुछेक देशों में शामिल हैं जो यूक्रेन युद्ध पर रूस की आलोचना करने से बचते रहे हैं, मगर चीन रूस पर प्रतिबंधों का भी विरोध करता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित विवादों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता के मद्देनज़र बनाए गए क्वाड जैसे संगठनों को वह शीत युद्ध मानसिकता की उपज बताते हुए उनका भी विरोध करता आया है। मगर महत्वपूर्ण है कि भारत ने ब्रिक्स शिखर बैठक पर खास नज़रिया लादने की इन कोशिशों से अपने दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इन प्रतिबंधों का कोई जिक्र किए बगैर खुद को महामारी से उपजी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स देशों की संभावित सकारात्मक भूमिका तक सीमित रखा। ध्यान रहे, अगले सप्ताह ही G7 देशों की बैठक होने वाली है, जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की धार कम करने के उपायों पर विचार होना है। प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक में भी शिरकत करने वाले हैं। बहरहाल, ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का यह समूह एक प्रभावशाली वैश्विक मंच है। यह दुनिया की 1/4 ज़मीन, 40% आबादी और 25% GDP को कवर करता है। ऐसे में वैश्विक मामलों में इस मंच की संभावित महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे तात्कालिक मुद्दों और संकीर्ण हितों के प्रभावों से कुछ हद तक बचाते हुए चलना भी जरूरी है। यही भाव सम्मेलन के आखिर में जारी संयुक्त बयान में झलकता है, जिसमें सभी देशों ने
एक स्वर में न केवल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का समर्थन किया, बल्कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई। हाल ही में आई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी में कहा गया कि हिंदुस्तान की 63% आबादी जहां रहती है वहां की हवा रहने लायक नहीं है। यह स्टडी हिंदुस्तानी मानकों के हिसाब से है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का भारतीय मानक है PM 2.5 के लिए 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मिलीमीटर और PM 10 का अपर लेवल है 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम WHO या वर्ल्ड इंडेक्स के बरक्स देखें तो भारतीय मानक उनसे 11 गुना ज़्यादा हैं। इस हिसाब से तो भारत की लगभग 80 से 90% आबादी ऐसे क्षेत्र में रह रही है जहां की हवा रहने के काबिल नहीं है। आंकड़े 2013 से बता रहे हैं कि दुनिया भर में होने वाले वायु प्रदूषण में भारत का हिस्सा 44% है। भारत में इस पर कंट्रोल के लिए जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनका अनुमान है कि 2025 तक हम 1.5 से 2.5% तक वायु प्रदूषण कम कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इनके अनुमानों से कोई उम्मीद नहीं है। इससे भारत की गंगा किनारे बसी सभ्यता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड जहां से गंगा निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए जाती है। WHO के मुताबिक यहाँ वायु प्रदूषण बाकी जगहों से 21 गुना ज़्यादा है। स्टॉप।